सा है, ये 5 नंबर एरा है, एज ऑफ एनलाइटमेंट। अब एज ऑफ एनलाइटमेंट में क्या हो गया, इसमें हो गया पहला मेन बात जो इसमें है वो है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स हो गई। क्या हो गई इसमें, ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि इसकी वजह से इसकी पहले जो डार्क एजेस थे वगैरह उसमें इनह्यूमन एक्ट होता था इंसान लोगों के साथ, उनको बांध दिया जाता था, उनको खंदकों में डाला जाता था, उनको चाड़ों से मार दिया जाता था या चाबकों से उनको मार दिया जाता था, या जो ज़्यादातर एल पेशेंट होते थे उनको क्या करवाता था, जलावतन करवाता था या उनको बंद करवा देती थी ये लोग। तो इन मजालिम की वजह से जो है ना इस एज ऑफ एनलाइटमेंट में क्या हो गया, एज ऑफ एनलाइटमेंट में ये बात हो गई, इनका मेन नोशन जो था, मेन नोशन या नारा जो था कि मेन नोशन इन लोगों का क्या था कि ह्यूमन ट्रीटमेंट इन लोगों के साथ हो जाए। क्या ह्यूमन ट्रीटमेंट, ये जो पेशेंट होते हैं इन लोगों को ह्यूमनली ट्रीटमेंट करे, कि इनके ये ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन इसके साथ रिएक्ट करी, न कि जानवरों वगैरह की तरह इन लोगों के साथ क्या करें आप, ट्रीटमेंट करी। अब इनमें जो है ना पहला वाला साइंटिस्ट जो था वो था कौन था, वो था पेनल। ये फ्रांस से इसका ताल्लुक था, पेरिस या फ्रांस से। अब इस क्या था, रिमूव चेंज फ्रॉम पेशेंट एंड ट्रीटेड देम काइंडली एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू करवा दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये करवा दी कि जो डार्क एजेस में जो लोग, जिन लोगों को मेंटल एल पेशेंट को जंजीरों में बांध दिया गया था, तो इन लोगों, ये पैनल ने इन लोगों से वो जंजीरें ख़त्म करवा दी। और ये लोग, इनका ख्याल था कि अब मैं ये जंजीरें ख़त्म करूँगी, ये लोग क्या बनेगी। तो इस वजह से जो है ना वो मेंटली एल पेशेंट जो थे वो क्या हो गई, वो ठीक हो गई, और इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, कि इन लोगों को जंजीरों से नहीं बांध दिया जाता, इन लोगों को एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में इन लोगों को एक्सपोजर देनी चाहिए। दूसरा जो था वो ट्यूक था, इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड से इसका ताल्लुक था, एंड 1732 to 1822 तक ये था। एस्टेब्लिश द यॉर्क रिट्रीट, ट्रेंड फिजिशियन एंड नर्सेज एंड ट्रीटिंग मेंटल। इनने यॉर्क रिट्रीट का एक सेंटर बनाया था, इनमें उन्होंने क्या किया था, फिजिशियन को ट्रीट करवाया, नर्सेज को ट्रीट करवाया, एंड ट्रीटिंग मेंटल पेशेंट विद ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। ये इन्होंने किया, ये क्या कि ये जो मेंटली एल पेशेंट होते हैं ये उनको ट्रीट करी किसके साथ, ह्यूमैनिटी के साथ और रहम के साथ, काइंडनेस के साथ। एंड बिगेन टू चेंज पब्लिक ओपिनियन, और लोगों की जो ओपिनियन थी अबाउट द मेंटल इलनेस कि सुपर नेचुरल होता है, और ये जो है ना ये इंसान चेंज नहीं करवाता, ये दम दरूद के साथ या पादरी, चर्च के पादरी ये चेंज करवाएगा, या कोई जादूगर मैजिशियन जो है वो आएगा और इन चीज़ों को चेंज करवाएगा। तो ये इन लोगों का वो ओपिनियन जो था वो इन्होंने क्या करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। इसके बाद फिर डेक्स या ड्रोथ डेक्स इसको हम कहते हैं। अब ड्रोथ डेक्स ने जो है ना क्या करवाया, ड्रोथ डेक्स ने ये अमेरिकन था, 1802 से 1887 तक, अराउज वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द मेंटली इल एंड एस्टेब्लिश 32 मेंटल हॉस्पिटल अराउंड द वर्ल्ड। इसने टोटल वर्ल्ड का सैर करवाया, और सारी दुनिया में इन्होंने 32 मेंटल हॉस्पिटल, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, असाइलम्स, जिनको हमने बताया कि वो असाइलम्स की शुरुआत इन्होंने की थी, और ये 32 मेंटल हॉस्पिटल जो है इस ड्रोथ डेक्स ने क्या करवाई थी, तामीर करवाई थी। ओके, तो ये था इनका एक मेजर रूल। अब एज ऑफ एनलाइटमेंट में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता था, ये तो इन लोगों की काम थी कि कौन कौन से काम इन लोगों ने। अब ट्रीटमेंट पेशेंट्स को क्या दिया जाता था, तो ट्रीटमेंट जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों के साथ ह्यूमैनिटेरियन वे से आप आएंगे, ये था इनका मेन नोशन। अब ह्यूमैनिटेरियन वे में कौन सी ट्रीटमेंट होती है, तो ट्रीटमेंट फिलॉसफी इनको क्या थी, पहला नंबर पर जो था वो इन्होंने कहा कि मॉरल मैनेजमेंट। अब इसकी मोरल जो है उसको मैनेज करवाए। मोरल का मतलब क्या है, अटेम्प्टेड टू हेल्प सेटिस्फाई अ पर्सन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड इंडिविजुअल नीड्स। पहला नंबर पर आप ऐसा करें कि ये जो लोग हैं, ये जो मेंटली इल पेशेंट हैं, इनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और साथ में इंडिविजुअल नीड को आप पहले क्या करें, पूरा करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनकी वजह से इंसान क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सोच विचार करवाता है, कल मेरे साथ क्या होगा, आज क्या हो गया, और इस तरह मेरे जॉब के साथ क्या हो गया, और मेरी फैमिली क्या कहेगा कल तक। तो ये जो है ना ये मेंटली इंसान को डिप्रेस करवाते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले इन चीज़ों को आप क्या करें, इन लोगों को, इन चीज़ों को आप अटेम्प्ट करवाई। एम्फेसिस placed on rehabilitating a person moral and spiritual self rather than curing the mental illness। और इनने कहा कि आप उनके मेंटल या मोरल और स्पिरिचुअल का जो हेल्थ है इन लोगों का, वो पहले आप रिहेबिलिटेट करवा दी, उनको जो है ना आप ठीक करवा दी, न कि उस मेंटल इलनेस को कि भाई ये डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वजह से आपने इनको जो है ना वो बांध दिया, और इन लोगों को जो है ना आप चाबों को कोड़सों मारते हैं कि ये डिजीज ये इनसे ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से नहीं हो सकता। पहले आप इनकी मोरल और स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल सेल्फ को जो है ना वो ठीक करवा दे तो फिर जो है ना ये रिलैक्स फील करेगा और ये बीमारी खत्म हो जाएगा। मेंटल हाइजीन मूवमेंट ये क्या था, फोकस ऑन द फिजिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट कीपिंग देम कंफर्टेबल। तो मेंटल हाइजीन मूवमेंट में क्या था कि आप इनकी फिजिकल नीड को जो है ना वो पूरा कर दी, जैसे कि इसका हाउसिंग है, इसका एनवायरनमेंट प्लीजेंट एनवायरनमेंट है, इसका वर्किंग कंडीशन है, ये सब कुछ जो है आप इनकी क्या करें, पूरा करें ताकि ये लोग जो है ना कंफर्टेबल क्या करें, कंफर्टेबल फील करें। ओके, अब इसके बाद 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी ट्रीटमेंट क्या थी, तो वही कि असाइलम्स व्यूड बाय पब्लिक एज एरी स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। अब इन एरा में एक काम हो गया कि ये जो मेंटल हॉस्पिटल जिन लोगों ने बनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी सतहों पे इन लोगों ने बनाई थी। अब इन मेंटल हॉस्पिटल को, फॉर एग्जांपल ये एक पूरा इलाका है और यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल है, तो इस मेंटल हॉस्पिटल को सारे इलाके से लोग आते थे और बहुत दूर भी होती थी इन लोगों से। अब ये दूर होने की वजह से ये लोग ज़्यादातर आती थी, ज़्यादा स्टे इधर होता था और ज़्यादातर लोगों को इधर एडमिट करवाना पड़ता था। तो एक हॉस्पिटल जो पूरे इलाके पे तो ज़्यादातर लोग आते थे। अब इसमें क्या होता था, इन लोगों में इस असाइलम से, मेंटल हॉस्पिटल से एर्रे क्रिएट हो गया, फियर क्रिएट हो गया, या इन लोगों के साथ एक एलर्जी इन चीज़ से, या स्ट्रेंज खौफ क्रिएट हो गया, फ्राइटनिंग इन लोगों के यहाँ क्रिएट हो गया। क्यों इन लोगों के साथ ये ऐसा हो गया, तो ये इनकी पहली वजह ये थी कि सब्सटेशनल ग्रोथ एंड नंबर ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स, कि मेंटल हॉस्पिटल की नंबर में जो है ना वो सब्सटेंशियल इंक्रीज आ गया, ग्रोथ आ गया, इंक्रीज आ गया, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गई और पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोग जो है ना वो आती थी, ज़्यादा दिनों तक जो है ना वो क्या होती थी, उधर एडमिट होती थी। तो लेंथी स्टे हो गया इन लोगों का, ज़्यादातर लोग आती थी और उन तक लेंथी टाइम तक जो है ना वो उधर एडमिट होती थी। एंड लिटिल इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट होता था वो लिटिल इफेक्टिव होता था, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होती थी और ट्रेन लोग नहीं होती थी, उनके यहाँ ट्रेन फिजिशियन नर्सेज नहीं होती थी इन लोगों के यहाँ, तो फिर क्या हो गया, ट्रीटमेंट जो है वो लिटिल इफेक्टिव हो गया। अब 1946 से 1963 तक ये व्यू जो है मेंटल हॉस्पिटल का या असाइलम्स का ये चेंज हो गया। चेंजिंग व्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एज ऑर्गेनाइज। पहला नंबर पर काम क्या हो गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइज हो गया। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के तहत इन लोगों ने फिर बनाई क्या, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाई। क्या बनाई, CHMC, ये इधर हम पढ़ेंगे कि CHMC इन्होंने बनाई। इसके साथ साथ DSM-1 पब्लिश हो गया। DSM-1 क्या था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। क्या था ये, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। अब इसमें जो है ना डिफरेंट डिजीज़ की डायग्नोसिस और उसकी स्टेटिस्टिक शो की गई कि ये जो डिजीज़ होता है इसकी डायग्नोसिस क्या है, स्टेटिस्टिक इनकी शुमारियात क्या है, और ये प्रूव करवा दिया गया कि हमारे साथ जितनी भी डिसऑर्डर हैं ये नेचुरली है, इसकी डायग्नोसिस हो सकती है, इसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो DSM-1 फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना ये पब्लिश हो गया 1963 में। अब DSM-1 की पब्लिश होने के बाद फिर क्या हो गया, मैरी जीन वार्ड पब्लिश द स्नेक पेट। इन्हें अपना एक बुक पब्लिश किया जिसको इन्होंने नेम दिया स्नेक पेट का। अब स्नेक पेट में कॉल टू प्रोवाइड मोर ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर मेंटल हेल्थ पेशेंट। इन्होंने कहा कि मेंटली हेल्थ पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाए। गवर्नमेंट पब्लिश असाइलम्स, इन्होंने असाइलम्स के नाम से एक बुक पब्लिश किया और इन्होंने बताया डिटेल अकाउंट ऑफ द नेग्लेक्ट एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ पेशेंट। और जो मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ जो नेग्लेशन और ये जो माल ट्रीटमेंट इनको लोगों के साथ है, उन पर इन्होंने डिटेल बात की। ओके, हेल्थ बॉटन एक्ट इज पास फंडिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एजेंसीज। और हेल्थ बॉटन का जो एक्ट था वो पास हो गया, उनने मेंटल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एजेंसीज, ये जो CHMC की बात हमने की, कम्युनिटी बेसिस पे उनको फंडिंग करवाया। अब इसके साथ साथ इन्होंने फंडिंग शुरू किया पेशेंट्स को, जो एल पेशेंट थी उनको वज़ाइफ शुरू की। 2 किस्म के वजीफे ये लोग देती थी। पहला नंबर पर जो था वो था SSI जिसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी इनकम, सोशल सिक्योरिटी इनकम। और दूसरा जो वजीफा था या स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं वो था SSDI। इसमें था सप्लीमेंटल और सप्लीमेंटल सिक्योरिटी फॉर डिसेबिलिटी इनकम। ये 2 किस्म की क्या हो गई, वजीफी शुरू हो गई। ये इन लोगों को क्या करता था, फंड करवाता था। ओके,
तो ये हो गया इन लोगों के साथ वजीफे शुरू हो गई कि ये ताकि ये लोग जो है ना अपनी फाइनेंशियल बेसिस पे ये जो है ना इन कोई ख़तरा इन लोगों को ना मेंटल कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एक्ट ऑफ 1963 जो है वो भी साथ में शुरू हो गया। 1963 का जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज था वो शुरू हो गया, क्योंकि जो है ना इन लोगों ने क्या करवा दिया, ये असाइलम्स को इन्होंने डिवाइड किया कम्युनिटी में, इन्होंने वो तकसीम करवा दिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, नज़दीक इन्होंने क्या करवा दिए सेंटर्स खोल दी। और इस सेंटर को या ये जो असाइलम्स को इन्होंने डिवाइड किया इनको कहते हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और ये जो सारी पीरियड है ये पीरियड जाना जा सकता है किस नेम से, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के नाम से ये पीरियड जाना जाता है। अब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन 1970s में या 1963 से शुरू हो गया था एंड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर। अब इसमें जो है ना कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर ये बनाई गई। एंड तो यूनाइटेड स्टेट में इट कंस्टिट्यूटेड अ रेडिकल शिफ्ट, एक रेडिकल शिफ्ट जो है वो एक एकदम चेंज जो है सोशल पॉलिसी में आ गया। और ये जो असाइलम्स थी क्या हो गई, चेंज हो गई किसमें, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स में। रिप्लेस इन पेशेंट हॉस्पिटल विद कम्युनिटी बेस्ड केयर, डे ट्रीटमेंट एंड आउटरीच प्रोग्राम। अब इसमें क्या हो गया, क्या इफेक्टिव वे क्या आ गई इसमें, तो ये इन्होंने जो इन पेशेंट हॉस्पिटल थी या असाइलम्स थी इनमें जो लोग ज़्यादातर रहते थे उनको जो है ना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोगों की नाइबर में होता था तो लोग जाती थी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाती थी, डे ट्रीटमेंट करवाते थे और वापस अपने घरों को आती थी। इस तरह आउटरीच प्रोग्राम अरेंज हो गई, ज़्यादा दूर दराज इलाकों में प्रोग्राम इस तरह के अरेंज हो गई इन मेंटली हेल्थ पेशेंट की पनाह के लिए। कंसिडर्ड मोर ह्यूमन एंड कास्ट इफेक्टिव, तो अब ये ट्रीटमेंट जो कास्ट इफेक्टिव भी था और मोर ह्यूमन भी था, क्योंकि इन ट्रीटमेंट जो है न तो हॉस्पिटल स्टे था ज़्यादातर, न जो है ना लोगों को ज़्यादा तकलीफें होती थी और साथ में जो है ना ये एक ह्यूमन वे भी था, वो तकलीफ़ों से लोगों को गुजरना नहीं था जो गुजरना चाहिए था। अच्छा, अब इस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो एरा था, इस एरा में कौन सी फोर्सेस थी जिसने इन मोमेंट को शेप किया, फोर्सेस दे इनिशिएटेड शेप द मोमेंट, कौन से अच्छे इकदाम इस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एरा में हुई थी। तो पहले नंबर पर बात होती है ड्रग्स के हवाले से कि मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन इस दौर में आई थी या ड्रग्स इस दौर में आई थी, कौन सी मेडिकल ड्रग्स। अब इसको मेडिकल ड्रग्स क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग आई थी, एंटीसाइकोटिक ड्रग को इन्होंने नाम दिया था मेडिकल ड्रग्स को। मेडिकल ड्रग्स को कहती है जो ड्रामेटिक रिस्पांस शो कर रहा हो, ड्रामेटिक रिस्पांस शो कर रहा हो या जो है ना बहुत क्विक अपना रिस्पांस शो कर रहा हो या हैरान कुन वंडर रिस्पांस शो कर रहा हो, उसको हम कहते हैं वंडर या मेडिकल ड्रग्स, ताजुबाती या मोजिज़ाती ड्रग्स। तो ये मेडिकल ड्रग्स इनको क्यों कहते थे, क्योंकि इससे पहले जो इलाज होता था मेंटल इलनेस का, तो मेंटल इलनेस में ज़्यादा पेशेंट ऐसा होता था कि वो आह भगा करती थी, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालती थी, अनऑर्गेनाइज मोमेंट उनकी होती थी, तो उस मोमेंट्स को, उन आह भगा को जो है ना एकदम ख़त्म करवाता था इन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को की वजह से। लेकिन इससे पहले ऐसे एकदम ख़त्म नहीं होती थी, तो इस वजह से इनको कहते हैं मेडिकल ड्रग्स, जो अपना अचानक अपना जो है वो रिस्पांस शो कर रहा हो। इसके बाद पहला नंबर पर जो ड्रग आया था एंटीसाइकोटिक होता क्लोरप्रोमाजीन, 1950 में आया था। इसके बाद फिर आई थी ट्राईसाइक्लिक्स आई थी, लिथियम वगैरह की आई थी। एंटीसाइकोटिक्स टाइपिकली रिलीज द सिम्टम दैट आर मोर सीवियर, जो मोर सीवियर सिम्टम होती थी वो टाइपिकली क्या करती थी, रिड्यूस करती थी मेंटल इल पेशेंट की। अब इसमें दूसरा जो था रिकंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के बारे में लोगों का पहला जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट रिकंसेप्चुलाइज हो गया, दोबारा आबाद हो गया एक नई तिर में। वो क्या था कि पावर ऑफ लेबलिंग, लोग जो पावर ऑफ लेबलिंग यूज़ करती थी वो रिड्यूस हो गया। अब लेबलिंग क्या है, लेबलिंग है किसी को लेबल देना, किसी चीज़ का किसी को लेबल देना। फॉर एग्जांपल आपका एक कज़न है और वो कज़न बाहर आपने देखा किसी गुंडे लोगों के साथ या किसी चोर डाकुओं की एक गैंग के साथ आपने देखा, घर आगे आपने उसको कहा कि आप जो है ना खुद चोर हो। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो चोर नहीं था, उन लोगों के साथ किसी मसले वजह से उनके साथ फंस गया था, वो चोर नहीं था, लेकिन आपने गांव में उसको मशहूर किया चोर के नाम से। किसके नाम से, तो आपने उसको लेबल दिया चोर के नाम से। अब लेबलिंग की डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि अगर आपने उसको लेबल दिया चोर की, तो अगर वो चोर नहीं था प्रैक्टिकली, लेकिन कल वो वैसे सोचेगा कि वैसे भी लोग मुझे चोर कहते तो आइए कि चोरी क्यों नहीं करे, तो वो इसी आपकी लेबलिंग की वजह से जो है ना वो फिर क्या करेगा, चोरी करेगा।
तो ये पावर ऑफ लेबलिंग जो इन तरह मेंटली एल जो पेशेंट थे वो थोड़ी से एल होती थी, लेकिन इन लोगों ने जो एसाइलम में जाती थी तो मेंटल हॉस्पिटल में जाती थी तो ये लोग उनको मुकम्मल तौर पर एक एल ने या दीवाना शख्सियत का नाम देती थी। तो ये एक लेबल इनको दिया जाता था। ये लेबलिंग का जो था वो रिकन्सेप्चुलाइज हो गया कि लेबलिंग जो है उसको रिड्यूस किया जाए। रिकग्निशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल हैज़र्ड के बारे में आगाही पैदा की गई, क्योंकि जो हैज़र्ड थे वो क्या थे इंस्टीट्यूशनल, वो थी सोशियो कल्चरल आइसोलेशन था। इंसान अपनी सोसाइटी से अलग थलग होता था, वो मेंटल एसाइलम में जाके उधर उनको एडमिट किया जाता था। तो ये उसका एक हैज़र्ड था। पावरलेसनेस, हेल्पनेस, इंसान बियारो मदरगार होता था, पावरलेसनेस होता था, क्योंकि डिसीजन में उसका जो तीमरदारी होता था वो दूसरों लोगों की मरहूनी मिन्नत होता था। एडजस्टमेंट टू इंस्टीट्यूशन लीड टू पैसिविटी एंड विड्रॉल, और इंस्टीट्यूशन में इसका जो एडजस्टमेंट होता था तो इस वजह से पेशेंट पैसिव हो जाता था और साथ में जो है ना विड्रॉल का शिकार होता था, मतलब वो बेखुद होता था। उधर जो है ना सारी की सारी जो है अपना जो उनका वेल था वो इंस्टीट्यूशनल की जो केयरिंग पर्सन थी उनके हवाले कर दिया जाता था। तो ये एक हैज़र्ड थी उसकी कि उनका सोशियो कल्चरल या उनका जो ऑटोनॉमी था वो मुकम्मल उधर क्या होता था, लॉस हो जाता था। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, अब इकोनॉमिकली इसमें क्या था कि ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द स्टेट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड द फेडरल गवर्नमेंट। अब इनसे क्या हो गया कि इन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इसमें क्या हो गई कि प्राइवेट से जो है ना स्टेट से जो है ना वो शिफ्ट हो गया प्राइवेट लेवल पे, छोटी छोटी लेवल पे या फेडरल लेवल पे जो है ना ये चीज़ें जो है ना ये मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गई छोटी छोटी या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। तो इस वजह से ये डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है ये क्या हो गया, ये इफेक्टिव हो गया। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में एक तो हैज़र्ड के बारे में लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से हैज़र्ड है, क्योंकि आपके साथ एक कंपेयरिंग क्राइटेरिया हो, एक लो लेवल का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थी, दूसरा इसाइलम थी। तो इसाइलम में उन्होंने कहा कि ये वाली खराबियाँ है और ये इधर नहीं है। इस तरह इकोनॉमिक इंसेंटिव इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये। अब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डेड एट वर्क क्या एक काम करेगा, तो प्योर पेशेंट स्पेंड क्या बेनिफिट थी इस डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, तो प्योर पेशेंट स्पेंड टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल। अब इसाइलम्स में लोग थोड़ी सी लोग जाती थी, क्योंकि उन लोगों के हाँ अपनी कम्युनिटी में क्या थी सेंटर बनाई गई। तो इसाइलम में जो मेंटल हॉस्पिटल थी उधर थोड़ी सी लोग जो है ना वो जाती थी। पेशेंट स्पेंड लेस टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटल, और इन पेशेंट हॉस्पिटल में लोग बहुत कम वक्त गुजारती थी, वापस जो है ना वो आती थी इन जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थी उधर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, क्योंकि वो इनके नाइबर्स में होता था। मोर पेशेंट आर री हॉस्पिटलाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट री हॉस्पिटलाइज हो गई, क्योंकि पहले हॉस्पिटल में बर्डन होता था, ज़्यादातर लोग जो आती थी उधर लेंथी टाइम के लिए स्टे करवाती थी। तो इस वजह से जो है ना हॉस्पिटल पे बर्डन होता था, उनके साथ जगह नहीं होता था। लेकिन इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बाद जो है ना हॉस्पिटल पे बर्डन कम हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले कि वो री हॉस्पिटलाइज हो जाए, उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। इसके बाद अगर ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं थी या डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं था तो पेशेंट क्या करती थी, तो या होमलेस होती थी या नर्सिंग होम में रहती थी या ग्रुप होम में वो रहती थी या जेल वगैरह में रहती थी, क्योंकि उनके लिए फिर रहने का कोई जगह नहीं हुआ करता था। अच्छा, 20th सेंचुरी में अब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाई नॉट, तो क्यों डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की हैज़र्ड्स या डिसएडवांटेज किया थे, वाई नॉट। तो फोकस ऑन मेडिकेशन, इसमें पहला नंबर पर ड्रॉबैक ये था कि ये मेडिकेशन पे ज़्यादा फोकस करता था, न कि रिहेबिलिटेशन पे। मतलब रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट पे ये बिलीव नहीं करता था या ज़्यादा फोकस नहीं करता था, ज़्यादा फोकस इनके मेडिकेशन पे होती थी। अब मेडिकेशन से ज़्यादा मेंटली इल पेशेंट के लिए रिहेबिलिटेशन ज़्यादा है कि आप उनको जो है ना एनवायरनमेंट दे दी, आप उनको सपोर्ट दे दी, तो इस वजह से वो डिप्रेशन और वो सब कुछ से ख़त्म हो जाएगा। मोर स्टिग्मा देन फिजिकल इलनेस, और स्टिग्मा ज़्यादा था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा लेबलिंग, तो लेबलिंग को स्टिग्मा कहा जाता है कि स्टिग्मा या लेबल, एक शख्स को जो है ना लेबल किया जाता था। एक शख्स अगर गया एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या मेंटल असाइलम में, तो उनको जो है लेबल किया जाता था कि ये शख्स क्या है, ये दीवाना है, इसलिए ये उधर गया है। तो इस वजह से जो है ना फिजिकल इलनेस इंसान को इतना नहीं होता था जितना वो स्टिग्मा का या लेबलिंग का शिकार होता था। लिटिल इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए सोशल सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, न कि इकोनॉमिक सपोर्ट ज़्यादा था। नॉट इन माई बैकयार्ड, अब इन लोगों में एक सिंड्रोम डेवलप हो गया जिसको कहा जाता है नेम्बे सिंड्रोम। अब नेम्बे सिंड्रोम क्या है, नेम्बे मीन नॉट इन माई बैकयार्ड, ये इन लोगों में एक किस्म का सिंड्रोम डेवलप हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या असाइलम जो मेंटल, ये हमारे पड़ोस में क्यों है,
और ये इस वजह से इन लोगों में डेवलप हो गया क्योंकि इन असाइलम से या हॉस्पिटल से इन लोगों को तकलीफ़ थी। वो तकलीफ़ क्या थी कि बाहर से लोग आती थी, विज़िटर आती थी, और विज़िटर जो है ना वो इन लोगों को देखती थी, जो एल पेशेंट है उन लोगों को देखती थी। तो इन विज़िटर की वजह से जो है ना यहाँ की जो करीब आबादी थी वो बहुत ज़्यादा तंग थी, क्योंकि विज़िटर जो है उधर मुश्किलात पैदा करती थी। साथ साथ में ये जो मेंटल एल पेशेंट थी, इन एल पेशेंट की गदागरी और इस तरह की चीज़ों से जो है ये लोग ज़्यादा क्या थी, तंग थी। इस वजह से कहा कि इन लोगों में नेम्बे सिंड्रोम पैदा हो गया कि ये सेंटर क्यों हमारे पड़ोस में है। डीइंस्टिट्यूशनलाइजेशन पेड मोर अटेंशन टू नेगेटिव राइट्स देन पॉजिटिव, और ये जो है ना ये ज़्यादातर नेगेटिव राइट पे ज़्यादा फोकस था इनका पॉजिटिव राइट के मुकाबले में। क्योंकि नेगेटिव राइट कौन कौन सी है, तो नेगेटिव राइट है ऑटोनॉमी है, चॉइस है, इंडिपेंडेंस है। अब एक पेशेंट को ऑटोनॉमी देना, खुद इख्तियार देना, को ट्रीटमेंट करवाते हैं नहीं, उनको चॉइस देना, ये इंडिपेंडेंस देना, ये ऐसे है कि ये बहुत इजी काम है, कास्ट इफेक्टिव नहीं है, इनके लिए कोई तकलीफ वगैरह नहीं करना पड़ना। लेकिन जो पॉजिटिव राइट ऑफ द पेशेंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स, एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग की आप उसको सोशली डेवलप करें, उनको जो है ना एजुकेशन दे दी, उनको जॉब ट्रेनिंग दे दी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था, इनके लिए वक्त दरकार था, इनके लिए जो है ना मेहनत करना पड़ता था। तो इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस नहीं था। तो ये इनका एक ड्रॉबैक थी। अब कंटेम्प्रेरी व्यूज़ क्या है या प्रेजेंट व्यूज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। ओके, तो कंटेम्प्रेरी या मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में प्रेजेंट व्यूज़ क्या है। तो पहले नंबर पर ये है, पहले नंबर पर व्यू जो है वो प्राड का वो कंसेप्ट अभी भी जो है ना वो जिंदा है, प्राड का साइको एनालिटिक थॉट। अब प्राड के बारे में हमने पहले वाले जो लेक्चर था, इसका पहला पार्ट था, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि प्राड ने जो है वो थ्योरी पेश किया था, ट्रोपोग्राफिकल थ्योरी। अब इन ट्रोपोग्राफिकल थ्योरी में इन्होंने माइंड को डिवाइड किया थी तीन में, कॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में। ओके, तो कहा कि 10% जो है ये कॉन्शियस में, 20% जो है 15% इसमें होता है और 75% हमारी अनकॉन्शियस में। मतलब हमारी जितनी भी काम होती है ज़्यादातर अनकॉन्शियस से होती है, वो काम जो जिसके बारे में हमें ख़बर नहीं होता। कॉन्शियस होती है जो हम अवेयर होती है उनके बारे में। ओके, तो ये इन्होंने किया था ट्रोपोग्राफिकल थ्योरी। अब इन्होंने कहा कि हमारी जो वो होते हैं, हमारी जो मुश्किलात होती है, जो पेन होते हैं, हमें जितनी भी तकलीफ़ें होते हैं, वो हम इन अनकॉन्शियस माइंड को पहुंच के वो हम ख़त्म करवा सकते हैं, उनके शेप को हम चेंज करवा सकते हैं थ्रू साइको एनालिटिक थॉट। और ये हमने पढ़ा था अभी साइकोलॉजी में कि साइको एनालिसिस फिर क्या है। तो साइको एनालिसिस में ये इस तरह करवाता था कि यूज़ करता था वो हिप्नोसिस कैथारसिस को, हिप्नोसिस के थ्रू जो है ना वो अनकॉन्शियस माइंड तक को लेके जाता था इंसान को, और उधर थ्रू कैथारसिस जो है ना वो क्या करवाती थी, उनके माइंड को वो जो बातें थी उनकी वो निकालती थी उनसे। तो फिर उनका जो रवैया था उस चीज़ के ख़िलाफ़ वो क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो इसके लिए जो है ना आप अगर हिप्नोसिस को डीप से पढ़े तो फिर अच्छा होगा, आपको समझ आ जाएगी, साइको एनालिसिस आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये था रूल ऑफ अनकॉन्शियस इन अवॉइडिंग पेन, कि पेन को आप अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू किस तरह अवॉइड करवा सकते हो। तो वही कि वही हिप्नोसिस की जो टेक्निक्स है या साइको एनालिसिस की जो टेक्निक है उसके थ्रू जो है ना आप पेन को फिर अनकॉन्शियस माइंड से ख़त्म करवा सकते हो। और साथ में कैथारसिस वही कि कैथारसिस क्या है, एक मतलब एक चीज़ को दोबारा याद दिलाना है। फॉर एग्जांपल एक शख्स बैठा अपनी दोस्त के साथ और उसको की कहानी डिस्कस कर रहा है, और कहानी के दौरान ही उनको पुरानी कोई बात याद आती है, और इस बात की वजह से जो है ना खपा होता है, उनको रोना आता है। तो ये क्या है, ये पुरानी बातें याद आना, ये अनकॉन्शियस माइंड से किसी चीज़ को निकालना, ये क्या है, ये कैथारसिस है। ओके, तो थ्रू कैथारसिस एंड हिप्नोसिस यू कैन चेंज द पेन पैटर्न और एनीथिंग एल्स। तो ये क्या था, फिर साइको एनालिसिस था। ओके, तो प्राड का ये कंसेप्ट अब भी जो है ना ये क्या है, ये प्रेजेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरीज, अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी के थ्रू आप जो है ना माल एडाप्टिव के जो कॉग्निशंस होते हैं, इंसान की जो रवैये होते हैं माल एडाप्टिव ख़राब, तो वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी जो स्किनर और पाउलो ने प्रेजेंट किया था उसके थ्रू आप चेंज करवा सकते हैं। तो पाउलो ने क्या, स्किनर ने क्या किया था, स्किनर ने वो जो माइस पे एक्सपेरिमेंट करवाया था थ्रू रिवार्ड एंड वो किया था रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है ना वो किया था, उन्होंने चेंज करवाया था उस माइस की उस ताट को, कि किस तरह उन्होंने जो
जो है ना फिर वो टारगेट को उन्होंने ढूंढ लिया। इस तरह पावलो ने जो किया था क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, जो डाग से उन्होंने उसका वो काटा था एसोफेगस, और इसके थ्रू जो है ना उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि किस तरह उसके हाथ जो है ना वो सिक्रीशन होती है एंजाइम्स की जब अभी उनको कंडीशन देते हो। तो इस कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और थ्रू स्कैनर की जो रीएनफोर्समेंट थ्योरी था या उसका जो रिवार्ड था, रिवार्ड थ्योरी, तो इसके थ्रू जो है ना आप माल एडाप्टिव कॉग्निशन को फिर क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। इस तरह ब्रेन पैथोलॉजी है। ब्रेन पैथोलॉजी में क्या आता है, जो ब्रेन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल फंक्शन रिलेटेड होते हैं उसके थ्रू जो है ना फिर भी चेंजेस आते हैं मेंटल इलनेस। जैसे कि साइपेरिस है, साइपेरिस इज फाउंड टू काज पैरालिसिस एंड इंसेनिटी। तो साइपेरिस क्या है, ये पाया गया कि साइपेरिस काज करवाता है पैरालिसिस साथ में इंसेनिटी। तो साइपेरिस की फिर डिफरेंट अकसाम है। एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये मेंटली काज होता है किसे, ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से। अब इसकी 3 अकसाम है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। तो इसमें जो टर्शरी वाला साइपेरिस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और इस टर्शरी साइपेरिस की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इंसान डिमेंशिया का शिकार होता है। क्या, डिमेंशिया का। अब डिमेंशिया में ऑलरेडी आपकी ब्रेन के जो नर्व है वो ब्रेन रिस्पांस जो है वो ख़राब होता है। तो ये फिर क्या करता है, ब्रेन डैमेज, और इस वजह से जो है ना फिर आपका मेंटल इलनेस का शिकार होता है। द रूल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के रूल के बारे में जो है ना प्रेजेंटली क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रूल प्ले करता है मेंटल हेल्थ में। तो न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल आप अगर ले लें जो नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और प्लस सेरोटोनिन, अगर इनकी लेवल इंक्रीज़ हो जाए, क्या हो जाए, अपनी डिक्रीज़ हो जाए, अगर इनकी लेवल डिक्रीज़ हो जाए अपनी नॉर्मल से, तो ये क्या काज करवाता है, ये फिर काज करवाता है शिज़ोफ्रेनिया ये फिर मेजर डिसऑर्डर काज करवाता है। क्या, मेजर डिप्रेशन काज करवाता है। अगर इन दोनों की लेवल, तो सेरोटोनिन है, इनकी लेवल कम हो गई तो इसकी वजह से मेजर डिप्रेशन। या फॉर एग्जांपल आप ले लें वो क्या है, शिज़ोफ्रेनिया जो काज करवाता है, जिसको हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया, डोपामिन कहते हैं उसको हम, डोपामिन। अगर डोपामिन के लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से फिर इंसान को क्या होता है, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार फिर इंसान होता है। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर की फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ है जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से वो आ सकती है। इस तरह फिर हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि 460 to 377 BC में, ये हमने पहले भी इसकी ये बात डिस्कस की थी, उनका जो थ्योरी था अबाउट द इलनेस, मेंटल इलनेस, कि ब्रेन इज द सेंटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड मेंटल डिसऑर्डर द रिजल्ट ऑफ ब्रेन पैथोलॉजी। उन्होंने कहा था कि ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से एनाटॉमिकल या जो है ना फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस जब ब्रेन में आ जाए तो इस वजह से क्या होते हैं, उस वजह से मेंटल इलनेस होते हैं। ये हिप्पोक्रेट्स का थ्योरी था। अब दूसरा क्या है, एक और डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल है। क्या है, डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल भी प्रेजेंटली ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल भी इसको हम कहते हैं। क्या, वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। अब इसमें क्या होता है वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल में कि डायस्थेसिस हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी को या प्रीडिस्पोजिशन को, प्रीडिस्पोजिशन या इसको हम कहते हैं क्या, वल्नरेबिलिटी भी इसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल इस तरह एक्सप्लेन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्या है, एक चाइल्ड है और वो अपनी फैमिली में उसकी डिप्रेशन की शिकार मरीज़ है। क्या है, उसकी फैमिली में लोग हैं ऐसी जो डिप्रेशन की है। तो अब ये डायस्थेज हो गया, क्या हो गया, ये चाइल्ड डायस्थेज हो गया उन डिप्रेशन की बीमार मरीज़ों को जो उनकी फैमिली में है, और इस वजह से जो है ना ऐसी चांसेस है कि इसको भी लग जाए ये डिप्रेशन। तो ये क्या है, ये डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल है कि इसकी स्ट्रेस की वजह से जो है ना फिर ये भी हो सकता है कि ये बच्चा बीमार हो जाए, बीमार पड़ जाए। तो ये डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल। अब जेनेटिक्स क्या करता है, जो हेरिटेबिलिटी ऑफ द मेंटल इलनेस, जेनेटिक्स भी रूल प्ले करता है मेंटल इलनेस में। फॉर एग्जांपल एक जाइगोटिक ट्विन है, मानोजाइगोटिक ट्विन है और वो एक्सपोज हो गया, किसको एक्सपोज हो गया, शिज़ोफ्रेनिया एनवायरनमेंट को। तो चांसेस ऐसे कि इसको 50% चांसेस कि इसको शिज़ोफ्रेनिया लग जाए, क्या लग जाए, शिज़ोफ्रेनिया। तो ये क्या है, जेनेटिक हो गया ना। अब शेयर्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अब एनवायरनमेंट की जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो 2 किस्म के, एक होते हैं शेयर्ड, दूसरा होते हैं नॉन शेयर्ड। तो शेयर्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में क्या आते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस दैट पीपल विद द सिमिलर जेनेटिक शेयर, जो
सिमिलर जेनेटिक्स के पीपल होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ये ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करवाते हैं। तो ये दो किस्म के शेयर्ड है, शेयर्ड वो जो इंसान एक दूसरे के साथ क्या करवा सकता है, शेयर करवा सकता है, जैसा कि ACS है, और साथ में जो है ना एजुकेशन है, और साथ में जो है ना वो है रिलीजन है। तो ACS मीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी सोशियो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेटस दूसरों के साथ शेयर करवा सकते हो। एजुकेशन आपकी शेयर करवा सकते हो, रिलीजन आप शेयर करवा सकते हो। नॉन शेयर में हो जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करवा सकते, तो उसमें एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस देट आर इंडिविजुअल, पीयर इंट्रैक्शन, किसी के साथ ताल्लुक़ रखना, या कोई डिजीज़ आपको लग जाना, या एक्सपोजर टू हार्मोन्स और टॉक्सिन, किसी टॉक्सिन को या हार्मोन को आपसे एक्सपोजर होता है, तो ये क्या है, ये नॉन शेयर्ड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस फिर आपके मेंटल हेल्थ पे जो है ना क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो सारी थी क्या कंटेम्प्रेरी या करंट व्यूज़ हो अबाउट द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये था अब हमारा इख्तिताम इस हिस्ट्री का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।